नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। पूरे बिहार में दिन से रात तक जातीय जनगणना पर चर्चा हो रही है। कल गांधी जी की जयंती के दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना को प्रकाशित किया गया। दो 215 जाति का आंकड़ा उसमें संकलित किया गया है और यह पाया गया है कि आबादी के अनुपात में 1000 पुरुष पर 953 महिला बिहार में है, अर्थात पुरुष और महिला के बीच संख्यात्मक समानता नहीं है। दूसरे शब्द में कहें तो असमानता है। यह भी बताया गया कि बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है। यह भी बताया कि वर्तमान में बिहार में 12,53,228 लोग निवास कर रहे हैं और यह भी बताया गया कि 53,72,022 आदमी बिहार से बाहर है। यह जो डाटा है वह है। कई जगह ऐसा हुआ, अगर यह जांच हो तो न तो उसके निवास पर कोई गया देखने के लिए, नहीं डिमार्केशन उसके घर का हुआ है। यह सरकार के विफलता, जो सरकार के द्वारा जनगणना कराया गया है, जनगणना कराने में जो त्रुटिपूर्ण नीति अपनाई गई है, उसके विफलता का जीता जागता स्मारक है। यह सबों को पता है कि बिहार में 42 से 45 वर्ष तक पिछड़ी जाति के लोग मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। बिहार में आज़ादी के बाद 75 वर्ष बीत चुके हैं और मैं पुनः बिहार के पिछड़े और दलित और अक़लियत मुख्यमंत्री की एक सूची आपको देना चाहूँगा। पब्लिक डोमेन में यह जाए और जाना भी चाहिए कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव या उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी या उनके छोटे भाई नीतीश कुमार ही बिहार में राज नहीं किए हैं और नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार के छोटे भाई सुशील कुमार मोदी यही राज नहीं किए हैं। बिहार में इनके अलावे सबसे पहला जो पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री बने थे वह सतीश प्रसाद सिंह थे, जो कोयरी जाति से थे और इनको हटाने वाला विंदेश्वरी मंडल थे। उनको हटा के विंदेश्वरी मंडल ने शपथ ग्रहण किया था और इसके बाद भोला पासवान शास्त्री बने। भोला पासवान शास्त्री को 3 बार सूबे बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त है। भोला पासवान शास्त्री पासवान समाज से आते थे और भोला पासवान शास्त्री के बाद दरोगा राय जी बने, जो यादव समुदाय से आते हैं। इसके बाद 1970 में पहली बार कर्पूरी ठाकुर बने थे संविद सरकार में और फिर
कर्पूरी ठाकुर के बाद फिर एक बार भोला पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और 1977 में कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी के सरकार में, जिसमें 5 दल सम्मिलित था और पांचों दल मिलके जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, वह था जनसंघ, वह था लोकदल, वह था समाजवादी पार्टी, वह था कांग्रेस संगठन और वह था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन बाबू की पार्टी। और ये मिला के भारत में भी एक सरकार बनी थी मुरारजी के नेतृत्व में। मुरारजी प्रधानमंत्री बने थे और सूबे बिहार में भी एक सरकार बनी थी कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में। और यह कोई नया बात नहीं है। कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से आते हैं और आज भी पिछड़ी जाति में इनको मसीहा के रूप में पूजा जाता है। वो इसलिए मसीहा के रूप में इनको नहीं पूजा जाता है कि 89 में 27% रिजर्वेशन मिला, 91 में 27% रिजर्वेशन मिला, बल्कि यह इसलिए पूजा जाता है इनको कि कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने बिहार में पहली बार अति पिछड़ा और पिछड़ा को रिजर्वेशन दिया था। इनका कर्पूरी फॉर्मूला था जो मुंगेरी लाल आयोग के रिपोर्ट के आधार पर था और उसमें 26% का आरक्षण बिहार में दिया गया था, जिसमें 12% अति पिछड़ा और 8% पिछड़ा और 3% महिला के लिए आरक्षण इन्होंने किया था और 3% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए किया था। यह था कर्पूरी फॉर्मूला। और आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इसी प्रकार के सामंती मानसिकता वाले लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को सत्ता से बेदखल करने का काम किया था। उसमें कांग्रेस के लोग नहीं थे, कांग्रेस अलग पार्टी थी। उसमें यही जनता पार्टी के लोग जो अभी जनता दल में हैं, राजद में हैं, इस प्रकार के जो संगठन था, अभी उनकी भाषा जो भी हो, लेकिन उन लोगों ने मिलकर हटाने का काम किया था। और इनके बाद सूबे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे दलित चेहरा, प्रथम दलित थे भोला पासवान शास्त्री जी और दूसरे दलित मुख्यमंत्री बने रामसुंदर दास। और फिर जब चुनाव हुआ, पार्टी विखंडित हो गई जनता पार्टी, फिर चुनाव हुआ तो ये दोनों जाते रहे। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। यह तो रहा, पहले भी लोग बने थे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव भाजपा के समर्थन से 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बने। राजनीति में कोई अछूत नहीं होता है। दिखावे के लिए जो भी कुछ भी कह दिया जाए, राजनीति में राजनीति का अंतिम फार्मूला है वो है स्वार्थ नीति। जहां स्वार्थ मिल जाता है, गद्दी मिल जाती है, सत्तासीन होने का अवसर प्राप्त हो जाता है, वहां राजनीति की सिद्धि होती है। दल कोई भी हो, लेकिन राजनीति का सिद्धांत और राजनीति का फार्मूला यही है। ये अंतिम फार्मूला है कि सत्ता किस प्रकार से मिलेगा और सत्तासीन किस प्रकार से लोग होंगे। चाहे इसके लिए कांग्रेस को शिवसेना से समझौता करना पड़े और भाजपा को महबूबा मुफ्ती से, कोई अंतर नहीं है। एक बात, सत्ता का साधन, सत्ता पर बैठने का क्या तरीका होगा, सत्ता का सुख पाने का क्या तरीका होगा, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा राजनीतिज्ञ करने के लिए व्याकुल व्याकुल रहते हैं। रात की नींद और दिन का चैन हराम रहता है। खैर, हम आगे बढ़ें। लालू प्रसाद 10 मार्च 1990 को भाजपा के समर्थन से सरकार बनाए थे और भाजपा
इनसे समर्थन तब वापस लिया था जब लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी के रथ को समस्तीपुर में रोक दिया था और आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई थी। और यही आर.के. सिंह डीएम हुआ करते थे, जो भाजपा में अभी ऊर्जा मंत्री हैं और आरा से सांसद हैं भाजपा से। यही आर.के. सिंह ने आडवाणी को गिरफ्तार किया था। खैर, ऐसे व्यक्ति को भाजपा बार बार पुरस्कृत करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है और करना भी चाहिए। क्योंकि आडवाणी अगर गिरफ्तार नहीं होते और आर.के. सिंह अगर ऐसे गिरफ्तार नहीं करते तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर भी आसीन नहीं होते। दोनों में बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को लोग पुरस्कृत करते हैं। फिर भाजपा समर्थन वापस ले लिया। लालू प्रसाद यादव ने वही भाजपा के सदस्यों को तोड़कर सरकार चलाने का काम किया और भाजपा से तोड़कर लाए हुए सदस्य को मंत्री भी बनाया था। फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। किस प्रकार मुख्यमंत्री बनी यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। 25 जुलाई 1997 को। और राबड़ी जी का कार्यकाल बहुत लंबा रहा। 2 मार्च 2005 तक राबड़ी जी रहीं और फिर इनके बाद लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई नीतीश कुमार जी भाजपा के समर्थन से, भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार अपने छोटे भाई सुशील कुमार मोदी के साथ मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने भाजपा की ओर से और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। दोनों की जुगल जोड़ी, बड़ा ही दोनों में जुगलबंदी होता था। और अभी भी कसक नीतीश कुमार को रहा है कि अगर सुशील मोदी होते तो आज भागकर वह राजद में नहीं जाते। ऐसा उनका वक्तव्य है, हम नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने जब 2005 में सत्ता का कमान मुख्यमंत्री के रूप में संभाल लिया, फिर उन्होंने भांति भांति का तर्क वितर्क राजनीति में अपने तर्कस का बाण निकाला और राजद को तहस नहस करने के लिए इन्होंने पिछड़ी और अति पिछड़ा में विभाजन किया और राजद को पंचायत में आरक्षण से राजद ने यादव को पंचायत में आरक्षण से वंचित कर दिया और अति पिछड़ा को पंचायत में आरक्षण मिला। इसी प्रकार से दलित और महादलित बदल के पासवान को आरक्षण में पंचायत में वंचित कर दिया और अन्य लोगों को आरक्षण दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि राजद मतलब यादव, यादव मतलब राजद होता है। ऐसा चिंतन कभी कभी अभिव्यक्त हो जाता है। फिर नीतीश कुमार सत्ता में रहे और जब बेतरह 2014 में इनका पराजय हो गया, चूंकि भाजपा से ये अलग हो गए थे 2013 में लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद, ये तीसरे दलित मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो सूबे बिहार के तीसरे दलित मुख्यमंत्री बने, इनको 20 मई 2014 को मुख्यमंत्री का ताजपोशी किया गया। और फिर नीतीश कुमार के कथनानुसार कार्य नहीं करने के कारण, चूंकि नीतीश ने ही मंत्रिमंडल बना के दिया था, नीतीश रोज संदेश देते थे कि संचिका पर दस्तखत करना, नहीं दस्तखत नहीं। ये हम नहीं कहते, ये मांझी जी कहते हैं। तो इस प्रकार से फिर अंततः 22 फरवरी 2015 को इनको मांझी जी को हटा दिया गया। और फिर इस बीच में एक बार चाचा गफूर भी, अब्दुल गफूर जो गोपालगंज से थे, वो 2/7/1973 से 11/4/75 तक मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार से देखेंगे तो लगभग 42-45 वर्ष तक ये पिछड़ों के हाथ में, अकलियतों के हाथ में बिहार सूबे का सत्ता रहा है। और फिर भी अगर यह रोना है कि इसमें जातीय समीकरण नहीं सेट हो रहा है, तो आपको सेट करने के लिए मना कौन किया था? आपने सेट क्यों नहीं किया था? सत्ता में रह के आप अति पिछड़ा के लिए क्या किया था?
आखिर करने से रोक कौन रहा था? जब मलाई आप खाते हैं, अगर आपको प्रशंसा लेना होगा तो बदनामी भी लेनी होगी। अगर बिहार के विकास में आप कहते हमारी भूमिका है, तो बिहार में बढ़ी हुई बेरोजगारी, अशिक्षा, अज्ञानता, चिकित्सा का अभाव, सबों की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जिस कदर कोरोना काल में देखा गया कि बिहार से बाहर कमाने वाले का एक सैलाब सा है, जिसको ठीक से अंकित किया जाना चाहिए था इसमें, और भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि बाहर में जो लोग रह रहे हैं वो क्या क्या किस रूप में कर रहे हैं, किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोगों ने देखा, दुनिया देखा, उसकी भी बदनामी और नेकनामी आपको लेना पड़ेगा। खैर, अब हम आ जाएं कि लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया, उसको समझना बहुत आवश्यक है। जब यह आ गया जातीय जनगणना, तब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने। बीजेपी की अनेक साजिश, कानूनी अड़चन और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज कर दिया। ठीक है, ये आंकड़े वंचित, उपेक्षितों, गरीबों को समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। बहुत सुंदर। आखिर आज भी आपके 45 वर्ष आप जैसे महान भाव के सत्ता में आसीन होते हुए, जिसमें छोटे भाई और बड़े भाई की बड़ी भूमिका रही, लगातार सत्ता में रहे, कोई हटाया नहीं, एक छत्र राज किया है। चाहे आपके छोटे भाई भाजपा के साथ करे, चाहे आपके साथ करे, तो फिर वंचित, उपेक्षित, गरीब जो आज बचा हुआ है, उसकी भी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी कि आखिर ये किस प्रकार से आपने शासन किया कि बिहार इस प्रकार से वंचित भी है और उपेक्षित भी है और गरीब यहाँ तरफ भी रहे हैं, और उसको तरफ को देखते हुए आप उसका समाधान खोजने निकले हैं। आखिर इस तरफ का भी जो भागीदार आपको बनना पड़ेगा। आगे देखें, राजद ने कही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का होगा। बहुत सुंदर। आखिरकार किस प्रकार से आप संख्या जिसकी भारी है उसकी उतनी भागीदारी है, इसका एक झलक हम बताना चाहेंगे। बिहार के मंत्रिमंडल में अभी जो सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, 30 मंत्री कार्यरत हैं। 30 मंत्री कार्यरत हैं, लेकिन थोड़ा अभी जो आंकड़ा आया है जिसमें पिछड़ा वर्ग 27.12% यह पिछड़ा वर्ग है, और अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% आंकड़ा लेके बैठा हुआ है। अनुसूचित जाति 20% के आसपास है, 19.65%, और सामान्य जाति 15.52% है। आज हम विशेष रूप से अति पिछड़ा की चर्चा करना चाहेंगे। आखिर अति पिछड़ा की भागीदारी को किसने काट कर खा गया? अति पिछड़ा के अनाज को कौन खा गया? अति पिछड़ा के मलाई को कौन खा गया? अति पिछड़ा को सत्ता पर सत्तासीन किसने होने नहीं दिया? यह यक्ष प्रश्न है। चूंकि आप सत्ता में अभी छोटे भाई और बड़े भाई लगभग 35 वर्ष से लगातार हैं, तो इस प्रकार से जब सत्ता में आप रहिएगा तो जवाबदेही भी आपको उठानी पड़ेगी। और फिर आप 35 वर्ष के बाद ये कंधा पटक रहे हैं कि इस प्रकार से किसी को भागीदारी नहीं मिली, किसी की उपेक्षा नहीं हुई, तो इस उपेक्षा हुई है। इस प्रकार से ओबीसी का जो अनुपात है वो 36% है। आज ओबीसी चीख चीख के कह रहा है कि मेरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा। अति पिछड़ा वर्ग यह कह रहा है कि यह जो रामसुंदर दास 1990 में
मुख्यमंत्री बन सकते थे, किसने बनने नहीं दिया? रामसुंदर दास के खिलाफ कौन सा व्यक्ति खड़ा हुआ था? वो थे लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कौन व्यक्ति साजिश के तरह तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ था? वो था रघुनाथ झा। आखिर पिछड़ा के साथ किसने छल किया? आखिर पिछड़ा को किसने बनने नहीं दिया? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। रामसुंदर दास जब मुख्यमंत्री बन रहे थे 1990 में, तो उनके खिलाफ एक सांसद होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव छपरा से सांसद थे और उन्होंने रामसुंदर दास के खिलाफ अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और उनको एक व्यूह रचना करके पराजित कर दिया। बीपी सिंह भी चाहते थे कि रामसुंदर दास बने, लेकिन बीपी सिंह को भी कुछ भी नहीं चल सका। यह स्थिति बनी। और फिर आखिरकार जीतन राम मांझी को किसने हटाया? जीतन राम मांझी को किसने हटाया? ठीक है, जीतन राम मांझी को आपने ही बनाया नीतीश कुमार जी, लेकिन हटाने में भी कोई कोर कसर आपने नहीं छोड़ी। आखिर मांझी समाज के दलित, पिछड़े, वंचित जिसको आपने बनाया था, आखिर सत्ता में रहने भी तो देते, और उनको आप हटा भी रहे हैं और फिर उनकी भागीदारी की भी चर्चा करते हैं। यह दोहरा नीति तो नहीं चल सकता है, दोहरी सोच तो नहीं चल सकती है, दोहरा विचार तो नहीं चल सकता है। इसके लिए भी आपको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। आप एक तरफ दलित पिछड़ा को बनने नहीं देते हैं और दूसरे तरफ जातीय जनगणना करा के झगड़ा फसाद फैलाना आप चाहते हैं। आज मांझी जी कहां हैं? आखिर क्यों गए? उनको अगर आपके यहां सम्मान मिला होता तो जीतन राम मांझी कभी नहीं जाते। सम्मान का अभाव, आज दलित पिछड़ा भी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है। आज नीतीश कुमार मात्र 2 पर आके अटक गए हैं। नीतीश कुमार 2.5 या 6 उनके समाज की कुर्मी की भागीदारी है, और मुख्यमंत्री यादव जो 14% है उससे ज्यादा दिन से बन के बैठे हुए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा सरकार की जो 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल है उसमें देखिए कि लालू प्रसाद यादव जी के 15 मंत्री हैं। लालू प्रसाद यादव जी के 15 मंत्री हैं, तो वो किस किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं आप देखिए। अति पिछड़ा जो 36% है उसकी भागीदारी कितनी है? अति पिछड़ा से मात्र मदन सहनी और शीला मंडल, और राजद से अनीता देवी, 3 व्यक्ति, 30 में 3 व्यक्ति 3% की भागीदारी है। लालू यादव के नीतीश कुमार के सरकार में 8 यादव मंत्री हैं, जिसमें 7 यादव लालू प्रसाद के पार्टी से हैं। उसमें तेजस्वी यादव, देखिए कौन कौन सा विभाग है, स्वास्थ्य है, पथ निर्माण है, नगर विकास है, ग्रामीण कार्य है और एवं पर्यटन है। सभी अच्छे अच्छे मलाईदार विभाग, तेज प्रताप, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। इस प्रकार से देखेंगे तो सभी अच्छे अच्छे विभाग ये लोग अपने जिम्मे रख लिया है। फिर सुरेंद्र यादव सहकारिता, जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति एवं युवा, रामानंद यादव खान एवं भूतत्व, ललित यादव लोक अभियंत्रण, चंद्रशेखर यादव शिक्षा। ये यादव का मंत्री है जो राजद कोटा से यादव हैं, और इनके यहाँ जो अति पिछड़ा है पूरे टीम में मात्र एक अनीता देवी है जिनको मंत्री बनाया गया पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण।
यह इनके मंत्रिमंडल की स्थिति है। जिस अति पिछड़ा के लिए ये चिल्लाते हैं, जिस अति पिछड़ा के लिए जनगणना जातीय कराते हैं, जिस अति पिछड़ा के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन भागीदारी अति पिछड़ा में मात्र अनीता देवी को देते हैं, राजद की ओर से हम कहना चाहेंगे। अब हम राज्यसभा सदस्य थोड़ा सा राजद की ओर से देख लें तो राज्यसभा सदस्य जो राजद की ओर से हैं उसमें मात्र एक पिछड़ा है, वो है मीसा भारती। 6 राज्यसभा सदस्य है इनके पास। एक मीसा भारती जो है वो पिछड़ा समाज से आते हैं, बाकी मनोज झा, अमरेंद्र धारी सिंह जो कि भूमिहार हैं, और प्रेमचंद्र गुप्ता। बिहार में गुप्ता तो आरक्षण में आ जाते हैं, लेकिन ये हरियाणा के गुप्ता हैं जिनको हरियाणा में स्वर्ण जाति में आते हैं। इस प्रकार ये भी पिछड़ी में सभी स्वर्ण जाति के हैं। और सब्बा करीम जिनका कटिहार में मेडिकल कॉलेज है, और अशफाक करीम इनका भी मेडिकल कॉलेज है। ये है राज्यसभा सदस्य। 6 में एक भी अति पिछड़ा इसमें नहीं है। ये जो प्रेमचंद्र गुप्ता हैं ये हरियाणा से हैं, हरियाणा में इनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। अब देखिए, इस प्रकार से देखेंगे, फिर इनके 15 सदस्य विधान परिषद हैं। उसमें भी सभी लोग अगर हम देखें तो अति पिछड़ा की संख्या बड़ी कम है। एक मुन्नी रजक है जो दलित समाज से आती है, और अति पिछड़ा रामबली सिंह चंद्रवंशी हैं जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। नहीं तो बस रिंकू यादव, अशोक कुमार पांडे, कारी साहेब, कार्तिकेय सिंह, फारूक शेख, अजय सिंह, सभी लोग जो है, करण आलम, सभी लोग दूसरे दूसरे समाज से हैं। अब थोड़ा संगठन पर देख लें कि किस प्रकार से इनका ये है। अब मंत्रिमंडल में उसी प्रकार से हम देखेंगे तो अति पिछड़ा की जो है सो कितनी भागीदारी जदयू की तरफ से भी दिया गया है। 6 सवर्ण हैं जदयू में, विजय चौधरी, लेसी सिंह जो राजपूत हैं, और संजय झा ब्राह्मण हैं। सुमित सिंह भी राजपूत हैं, और 6 थे उसमें कार्तिक सिंह और सुधाकर सिंह की विदाई हो चुकी है। मात्र अब 4 जो है जार जो है वो सवर्ण 4 बच गए हैं उनके मंत्रिमंडल में। ये स्थिति है। राजद से एक समीर सेठ और आलोक मेहता जो हैं वो मंत्री। अब देखिए कि मुस्लिम 5 हैं, जेडीयू से जमा खान, और राजद से इजराइल मसूरी, समीम अहमद, शाहनवाज आलम, और कांग्रेस के अशफाक आलम हैं। और दलित 6 हैं, जेडीयू के अशोक चौधरी, सुनील कुमार, और फिर संतोष सुमन जो हम पार्टी से थे, उनके रिजाइन देने पर उनके जगह पर एक दिन में नीतीश कुमार ने अपने दल के लोगों को शपथ दिलाया है, वो है। राजद से सर्वजीत कुमार और सुरेंद्र कुमार, और कांग्रेस से मुरारी लाल गौतम। कांग्रेस ने 2 व्यक्ति को बनाया, एक दलित को और एक मोहम्मदन को, इस पर उन्होंने दाव खेला। इस प्रकार से देखेंगे तो बड़ा विचित्र सा है। और फिर थोड़ा इनके संगठन को भी हम देख लें कि राजद का संगठन किस प्रकार से है। राजद के संगठन में किसको किसको कितनी भागीदारी दिया गया। लालू प्रसाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, और उपाध्यक्ष 4 हैं, देवेंद्र यादव, राबड़ी देवी, शिवानंद तिवारी और उदय चौधरी। 10 महासचिव हैं, उसमें से 10 महासचिव में 5 यादव हैं, उसमें से एक भी अति पिछड़ा नहीं है। ये अति पिछड़ा प्रेम इनका है। गजब का है। सिर्फ वाणी से जितना भी पिछड़ा हो जाए, लेकिन करनी से देखने में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये गजब स्थिति है। सचेतक और उप सचेतक भी एक अति पिछड़ा नहीं बनाए हैं। यह स्थिति है, और यह बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। लेके आप किसी को चल रहे हैं, लेकिन तरीका से 1/3 सीट आज के दिन नीतीश मंत्रिमंडल को भंग कर देना चाहिए। और नीतीश की जो सरकार है, अगर वो ईमानदारी बरतना चाहती है,
लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र ईमानदारी बरतना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी अगर ईमानदारी बरतना चाहते हैं और इनका सच्चा अगर अति पिछड़ा का कोई प्रेम है तो मंत्रिमंडल तमाम को रिजाइन करा दें और उनकी जितनी भागीदारी आज जनगणना में आई है 36 उतना मंत्रिमंडल में वो झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। सिर्फ ठगी से काम नहीं चलेगा। और अति पिछड़ा के भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, कब तक आप इस प्रकार की राजनीति को बर्दाश्त करोगे? क्यों नहीं तुम्हारे समाज से लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या इतना तुम्हारा समाज बिल्कुल सोया हुआ है? कब जगोगे यार? यह सिर्फ अति पिछड़ा करके अब तुमको अब समय आ गया है जब आप कमान थामना चाहिए, जब विद्रोही का स्वर बुलंद करना चाहिए और सत्ता से पिछड़ा को हटाकर अति पिछड़ा को जो है सो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इससे सुंदर समय नहीं आ गया। जातीय जनगणना ने आप सबों को वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। आपकी जो जितनी जानदार भागीदारी है, जितनी जानदार जनसंख्या है, फिर सत्ता में क्यों नहीं उतनी भागीदारी होगी? क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं आप राज्यसभा के सदस्य बनेंगे? क्यों नहीं आप विधान परिषद बनेंगे? क्यों नहीं आपकी मंत्रिमंडल में बिल्कुल स्पष्ट रूप से झलक लगेगा? क्यों नहीं आपके समाज का उत्थान होगा? सिर्फ ट्वीट करने से, ट्वीट खेलने से हो जाएगा क्या? कभी नहीं हो सकता। फिर मैं एक बार अति पिछड़ा समाज के नेताओं, भाइयों, बंधुओं, बहनों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप जागे। कब तक सोएंगे? अब यह समय आ गया है, आपको जग कर सड़क पर आ जाना चाहिए था अपने अधिकार की लड़ाई। जब तक खुद भी तुम अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ोगे कुछ होने वाला नहीं है। भगवान ही उसी की मदद करता है जो स्वयं की लड़ाई मजबूती से लड़ता है। इसलिए अब निकलो और अपना कमान थानो और बिहार के सूबे का मुख्यमंत्री बनने का सपना को साकार कर दो। यही जो है सो मेरा तमाम इस वीडियो बनाने का अंतिम लक्ष्य है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।